morning. Shows what Gaza looked like before and what it looks like now. Take a look at these images. जंग जारी है और आज जंग का 34वां दिन है। 9 नवंबर 2023 ये 34वां दिन है और आज की जो अहम अपडेट्स हैं, कुछ खबरें हैं, वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अभी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 दिन के मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट को इसराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अरब के नेताओं से मुलाकात की। वो जॉर्डन पहुंचे और उसके बाद इराक भी पहुंचे और फिर टर्की गए। उन्होंने संदेश दिया था इराक के प्रधानमंत्री को कि यहाँ हमारे ठिकानों पर हमले नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो G7 की मीटिंग में जापान पहुंचे। जब तक वो मिडिल ईस्ट में रहे, उन्होंने इसराइल के बारे में कोई ख़ास बात नहीं की थी, लेकिन G समिट में पहुंचने के बाद जापान में उन्होंने इसराइल को वार्न किया। शब्द ध्यान रखें, वार्न। उन्होंने कहा वी वार्न नेतन्याहू। आप वार्न करते उसको इसराइल के अंदर, लेकिन वहाँ जाकर के वार्न कर रहे थे G7 के ग्रुप में, क्योंकि G7 से के जो देश हैं उसमें जापान में भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और हमास के पक्ष में। हैरानी होगी आपको ये जानकर के जापान के प्रोटेस्टर्स अमेरिकी कौंसुलेट में दाखिल हो गए और उन्होंने वहाँ भारी हंगामा किया। वो इसराइल के कौंसुलेट पर जमा हुए और वहाँ पर उन्होंने फ़लस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट किया और सीज़ फायर की बात की। इसी तरह से कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सब बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खुद अमेरिका में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने वार्न उसको इसराइल में नहीं किया था, G7 की मीटिंग में किया, ताकि इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं उनको कुछ पॉजिटिव, क्योंकि वो इस वक्त इन मामलात को लेकर के चिंतित हैं वहाँ के देश। वहाँ ब्लिंकन ने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉज को ध्यान में रखते हुए गाजा में एक सीज पॉज, एक कुछ वक्त के लिए सीज फायर नहीं, सीज पॉज के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ इन देशों में थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पे भी चल रहा है कि जो हो युद्ध रुके तो उसको हम क्या नाम दें, सीज फायर नाम लेते हैं या सीज पॉज लेते हैं। नेतन्याहू घबराया हुआ है कि अगर सीज फायर का नाम दे दिया गया तो वो सीधे सीधे इसराइल की शिकस्त होगी जंग में। तो वहाँ एक टेक्निकल टर्म इन्होंने याद किया, सीज पॉज। रूस की तरफ से एक खबर आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गाजा में जारी जंग को देखने के बाद ये तय किया है कि हमास के लोगों ने, हमास के लड़ाकों ने, हमास के सैनिकों ने जिस तरह से इसराइल से जंग लड़ी है वो अद्भुत है, काबिल तारीफ है, और उसको वो अब अपनी एकेडमी के कोर्स में शामिल करने जा रहे हैं रूस। वहाँ इस जंग को लेकर के पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से जंग लड़नी चाहिए, हमास के लोगों से सीखें। और इसराइल के सैनिक ये पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि आमने सामने की जंग जो हमास ने लड़ी है और वो लड़ रहे हैं अभी तक, वो जंग कभी किसी ने लड़ी नहीं है इस तरह की। एक और ख़बर है आज की, अब तक की ये शायद सबसे ख़तरनाक जंग है जो इस वक्त वेस्ट बैंक में चल रही है। वेस्ट बैंक में गाजा में जिस तरह से इसराइल ने हमले किए और गोलाबारी की, अब इसी तरह की कार्रवाइयाँ वेस्ट बैंक में हो रही हैं, जिसको फ़लस्तीनी अथॉरिटी रूल करता है।
हमास के को आप आतंकवादी कह सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी एक सरकार है जिसको दुनिया भर के देश मान्यता देते हैं और फ़लस्तीन अथॉरिटी से ही संबंध और संपर्क रखते हैं। वो फ़लस्तीन को जो मदद दी जाती है फ़लस्तीन अथॉरिटी के ज़रिए दी जाती है, और वो जब चुनाव होता है, चुनाव में फिर जीत हार होती है और फिर उसमें से कोई प्रधानमंत्री वहाँ बना जाता है। तो फ़लस्तीन अथॉरिटी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त वो महमूद अब्बास हैं, और वेस्ट बैंक में इस वक्त बहुत भारी जंग चल रही है और ये आमने सामने की जंग है। कई मोर्चे इस वक्त खुले हुए हैं। जैने नबलस टोबास में लड़ाई लड़ी जा रही है। इसराइल ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है, और इसराइल के जो टैंक्स वगैरह हैं और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और बुलडोजर्स हैं, वो उधर को जाते हुए आपको सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हैं उसमें देखे जा सकते हैं। इसराइल ने, जैसा हमने बताया, पूरी ताकत लगाई हुई है, लेकिन वहाँ हमास के और हमास के साथ में जो संगठन दूसरे हैं, जैसे PFLP और एक इस्लामिक जिहाद, फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद, और एक लॉयंस डैन, इन सभी ने इसराइल को इस वक्त वहाँ घेरा हुआ है और बुरी तरह से इसराइल इस मोर्चे पर फंस गया है। कई सारे टैंक्स वगैरह यहाँ तबाह हुए हैं। जो तबाही आज की तारीख में हुई है, सिर्फ उनकी थोड़ी सी अपडेट आपको देते हैं। हमास ने 7 इसराइल के टैंक वेस्ट बैंक में तबाह किए हैं। गाजा के अल लोहर अल देक इलाके के पास IDF की पैदल टुकड़ी पर हमास की तरफ से शेल दागे गए और इस टुकड़ी में जितने भी सैनिक थे हमास के, वो सभी मारे गए। दूसरी कार्रवाई कसाम अल ब्रिगेड ने शेख रदवान, गाजा में एक इलाका है, यहाँ पर यासीन से मिसाइल उन्होंने दागे और मारकवा टैंक नष्ट कर दिया। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने अल शाती कैंप के पास यासीन 105 शेल से IDF के 3 टैंकों को तबाह किया और एक बुलडोजर को उड़ा दिया है। इस्लामिक जिहाद की अल कुद्स ब्रिगेड ने गाजा के अंसार इलाके में इसराइल की सैन्य वाहनों के जमावड़े पर भारी बमबारी की और पीछे इनको ढकेल दिया वहाँ से। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने गाजा के उत्तर पश्चिमी छोर में घुसाई IDF का ट्रूप कैरियर को नष्ट कर दिया। गाजा के अल तवाम इलाके में हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने यासीन 105 शेल से इसराइली टैंक को, 3 टैंक यहाँ बताए जाते हैं, उनको तबाह कर दिया है। तो इसराइल को काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। वहीं हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक ताज़ा बयान में साफ किया है कि पिछले 1 सप्ताह में उसके संगठन ने 136 इसराइली टैंकों और सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। इसराइल जो भी कुछ जानकारी दे रहा है वो ये नहीं बता रहा है कि उसके कितने नुकसान हो रहे हैं, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। सिर्फ वो गोलाबारी कर रहे हैं और उसी के फुटेज वगैरह सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वेस्ट बैंक में जो कार्रवाई हो रही हैं उसमें इस्लामिक जिहाद, PLP और फ़लस्तीनी के दूसरे जो ग्रुप्स हैं, लॉयंस डैन वगैरह, ये सब मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं। इसराइल ने अभी में हाल ही में बिना कोई किसी तरह की कामयाबी हासिल किए हुए अपने 63 मार्कोवा टैंक तबाह करा लिए हैं। इस तरह की स्थिति वियतनाम वॉर में भी नहीं देखने को मिली होगी, ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी। अब कुछ और रिपोर्ट्स हैं। ईरान के एक बड़े कमांडर हैं जनरल सलामी, उन्होंने बयान दिया है कि गाजा अमेरिका और जनी शासन का मकबरा बन गया है। खबर हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बता रहे हैं। ईरान की पासदारा ने इनकलाब फोर्स के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि गाजा आज अमेरिका और जनी शासन का मकबरा बन गया है और काबिज जनी शासन अब कभी भी अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल नहीं कर पाएगा।
जनरल सलामी ने कहा कि अल अक्सा तूफान ने जनी शासन की बड़ी भयानक शिकस्त में धकेल दिया है और अब वो कभी भी उबर नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जनी शासन की अब तक जो हालत हुई है वो बौखलाया हुआ है और जन नरसंहार पर में कर रहा है, लेकिन वो इससे किसी भी तरह के अपने जो मकसद हैं, लक्ष्य हैं, उनको हासिल नहीं कर पाएगा। जनरल सलामी ने ईरान की डिफेंस पावर के बारे में बात करते हुए कहा कि बड़ी ताकतों को मालूम होना चाहिए कि ईरान दुनिया के हर इलाके में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ज़मीन, हवा, समुद्र में हर जगह अपने दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम है और वो इस बात को की गारंटी अपने मुल्क के गारंटी लेते हैं हिफाजत के लिए। ईरान के राष्ट्रपति पीसीओ की मीटिंग में शामिल हुए। ये उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मीटिंग हुई है। यहाँ उन्होंने जितने भी मेंबर्स शामिल थे उनसे कहा कि पहले 1 मिनट का खामोशी इख्तियार कर लें और गाज़ा में शहीद होने वालों को के हक़ में दुआ करें। ईरानी राष्ट्रपति ने बाद में भाषण दिया। भाषण में उन्होंने अपने एजेंडे के बारे में कहा और 2025 का जो विजन था उसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने इसराइल को लेकर के भी जो जंग इस वक्त जारी है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अफ्रीका में इस वक्त बवाल मचा हुआ है इसराइल के ख़िलाफ़। पूरे अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, एक दक्षिण अफ्रीका मुल्क की नहीं, पूरा अफ्रीका में बवाल है। लोग सड़कों पर वहाँ भी हैं और कई सारे मुल्कों ने अब तक इसराइल से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। अफ्रीका में इस समय फ़लस्तीन के समर्थन में जनता और कूटनीति के स्तर पर काफ़ी सक्रियता देखने में मिल रही है। गाज़ा पर जनी शासन के हमलों को 1 महीने का समय बीत जाने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्टैंड बहुत खुलकर सामने आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने इसराइल से अपना कूटनीतिक स्टाफ पूरी तरह वापस बुला लिया है और इसराइल से संबंधों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले बयान दिया था कि अस्पतालों, एम्बुलेंस गाड़ियों, स्कूलों और आवासीय इमारतों पर इसराइल की बमबारी युद्ध अपराध है। वहीं चार ने भी इसराइल से अपने कूटनीतिक वापस बुला लिए हैं और इसराइली हमलों में आम नागरिकों की शहादत पर निंदा की है। जिम्बाब्वे ने कहा है कि गाज़ा पट्टी में 20 लाख से अधिक फ़लस्तीनी इसराइल के वहशियाना हमलों के निशाने पर हैं। जिम्बाब्वे के मंत्री ने कहा कि उनका देश फ़लस्तीन को उनका अधिकार दिए जाने की मांग दोहराना बंद नहीं करेगा ताकि आपराधिक एक सरकार का, फ़लस्तीन की सरकार का गठन हो सके। सोमालिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि अपनी धरती और जनता को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। जिबूती ने कहा कि आखिर विजय तो हर हाल में फ़लस्तीनी जनता की होनी है। उन्होंने कहा कि 70 साल की हिंसा भी फ़लस्तीनियों का इरादा कमज़ोर नहीं कर सकी। सेनेगल और युगांडा सहित कई अफ्रीकी देशों ने इसराइल की आलोचना की है। तो यहाँ ये जंग की आज की छोटी छोटी अपडेट्स थी। सैटरडे को अरब लीग की मीटिंग है। पूरे अरब के देश और अफ्रीका के बहुत सारे देश जिनकी हमने अभी खबर सुन के बताई है वो सब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अरब के मुस्लिम जो देश हैं वो भी और अफ्रीका के भी देश हैं। नेक्स्ट डे OIC की मीटिंग है। ईरान और सऊदी अरब ने मीटिंग को कॉल किया है और ईरान के प्रेसिडेंट पहली मरतबा सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, इब्राहिम रईसी। और ये जंग जो फ़लस्तीन में चल रही है, इसराइल का जो वहशियानापन वहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे मामलात OIC की मीटिंग में तय होंगे। उससे पहले हमें उम्मीद ये है कि विदिन 24 आवर कोई सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। अब अमेरिका इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है क्योंकि प्रेशर बना हुआ है सऊदी अरब का। फ्रंट पर है, बिल्कुल फ्रंट पर है इस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। उनकी तरफ से साफ साफ अमेरिका को संदेश दे दिया गया है कि अगले जब तक OIC की मीटिंग होगी उससे पहले सीज फायर हो जाना चाहिए, जंग रुकना चाहिए ताकि मानवीय सहायता इसराइल
फ़लस्तीनियों तक पहुंच सके। फ़लस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है। रोज़ाना 350 से ज़्यादा लोगों की शहादतें हो रही हैं और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। मिसिंग पर्सन्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी उनका कोई पता नहीं है। वो मलबे के अंदर जो इमारतें रह गई हैं उनके अंदर दबे हुए हैं। आज की ये अहम खबरें थी, जानकारियाँ थी जो हमने आपको दी है। एक खबर और हमने आज ही पब्लिश की है यूट्यूब पर, इसी पर, वो आप देखिएगा कि नेतन्याहू किसी भी वक्त आत्महत्या कर सकता है। पूरी डिटेल में खबर है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ वो खबर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। We charge you with genocide. Gaza, Gaza, don't you cry.